Let's start with SS 610 using the work of other auditors. तो यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स में क्या है, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, सॉरी इंटरनल ऑडिटर का अपन को यूज करना है। तो पहले स्कोप ऑफ ऐसे क्या है, तो इसमें ना दो तरीके से अपन कर सकते हैं। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस, मतलब इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं या फिर उसका डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। सो a function of an entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of entity's governance, risk management and internal control process is known as internal audit function। तो वो इतना ही ठीक है, चलेगा। बट दो दो टाइप से अपन कर सकते हैं। दो टाइप कौन से? यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन and to provide direct assistance. Now, it does not apply if entity does not have internal audit function। मतलब हाँ, अपन इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज नहीं कर सकते अगर उसमें इंटरनल ऑडिट का फंक्शन नहीं है, बस उसका कुछ इतना है नहीं। नाउ एसेस डू नॉट ओवरराइड लॉस एंड रेगुलेशन। अगर एसेस में लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता। अगर लॉ में लिखा है कि इंटरनल ऑडिटर नहीं देगा तो फिर एसेस बोलेगा फिर भी वो नहीं दे सकता। तो ठीक है, वो इतना कुछ नहीं है, बट यही चीज है कि दो टाइप से इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड डायरेक्ट एसेस। नाउ स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन तीन से तीन से है। जी आर सी जी आर सी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। जी आर सी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। नाउ गवर्नेंस में क्या है? एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेटिंग रिस्क। तो क्या है? इंटरनल ऑडिट फंक्शन में असेस द governance process in its accomplishment of objectives on ethics and values, accountability and communicating the risk। मतलब इन तीन चीजों पे गवर्नेंस देखेगा, एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कम्युनिकेटिंग द रिस्क पे। Now, activities relating to the risk management, identifying significant exposures of the internal control। मतलब ये क्या है? Activities relating to risk management internal audit function में assess the entity by identifying and evaluating significant exposures to risk and contributing to the improvement of management and internal control। मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन में क्या है? वो जो सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो सिग्निफिकेंट रिस्क है बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड, वो आइडेंटिफाई करेगा। नाउ इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन ऑफ इंटर, इसमें ना चार पार्ट है। इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या क्या आंसर, क्या क्या हेड पॉइंट्स है? इवैल्यूएशन, evaluation of internal control, examination of financial and operating information, review of operating activities, and review of compliance with laws and regulations. Review of internal control, examination of financial and operating information, review of operating activities, and last review of compliance with laws and regulations. Now, evaluation of internal control, reviewing, evaluating, and recommending the improvement. So, internal audit function may be assigned specific responsibility for reviewing controls, evaluating them and recommending the improvements। तो ये improvements भी recommend करेगा। Now, examination of financial and operating information, review the means that is used to identify, recognize, measure, classify and report financial and operating information, and including detailed testing of transactions। मतलब इसमें review the means, क्लासिफाई, डिस्क्लोज, आइडेंटिफाई प्रॉपर किया गया यानी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को, एंड देयर शुड बी डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। नाउ रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी एक्टिविटी, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो सिंपल है, जो लॉज एंड रेगुलेशंस है, स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसको कंप्लाई किया गया है कि नहीं। सो चार पॉइंट क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, review of operating activities and review of compliance with laws and regulations, evaluation of internal control, financial and operational information, review of operating activities and review of compliance with laws and regulations। ये आंसर हो गया इंटरनल कंट्रोल का। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, वेदर द वर्क कैन बी यूज्ड and the areas in which it can be used and the extent for which it can be used, whether the work is adequate for the purpose of audit। जो भी अपन इंटरनल ऑडिटर का वर्क ले रहे हैं वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा कि नहीं। सो whether the work is adequate for the purpose of audit, work should be directed, supervised and reviewed। So, if using internal auditors to direct assistants to appropriately direct, supervise and review their work। तो अगर अपन उनका वर्क ले रहे हैं तो उनको डायरेक्ट करो, सुपरवाइज करो और रिव्यू करो। तो क्या क्या पॉइंट है? whether the work can be used in the areas and till the what extent, whether the work is adequate for the purpose of audit, वर्क डायरेक्टेड, सुपरवाइज एंड रिव्यू करना पड़ेगा अगर अपन यूज कर रहे हैं तो। ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर।
ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन और वो चालू करेंगे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन और डायरेक्ट असेसमेंट। ना इंटरनल ऑडिट फंक्शन इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो पहले, हाँ, इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो इसमें ना तीन चीजें है इवेल्युएटिंग द इंटरनल ऑडिट में। क्या क्या तीन चीजें है? पहली, अपन ऑब्जेक्टिविटी देखेंगे, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एंड लास्ट में देखेंगे सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। तो क्या क्या है? ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। ऑब्जेक्टिविटी, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। अब ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, उसको चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव रिफर्स टू द एबिलिटी टू परफॉर्म विदाउट अलाउइंग बायस, विदाउट अलाउइंग बायस, बायस नहीं आना चाहिए, बायस नहीं आना चाहिए। तो यही मेन पॉइंट है, बायस नहीं आना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर्स, बायस नहीं आना चाहिए। तो वो कैसे देखेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देख के, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, conflicting responsibilities, oversight the function of TCWG, and the constraints or restraints put by the management, placed by management or TCWG. So organizational status of internal auditor का। फिर conflicting responsibilities, oversight the function of DCWG, constraints or restrictions. Now level of competence कैसे चेक करेंगे? पहले तो पॉलिसीज फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग इंटरनल ऑडिटर, फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग एंड असाइनिंग द इंटरनल ऑडिटर, टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी, नॉलेज एंड द मेंबरशिप, नॉलेज एंड मेंबरशिप उनका चेक करेंगे। सो पॉलिसीज फॉर हायरिंग, ट्रेनिंग, policies for hiring, training and assigning the internal auditor, टेक्निकल ट्रेनिंग ऑन प्रोफिशिएंसी, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी उसका देखेंगे, नॉलेज देखेंगे, और उसकी किस मेंबरशिप, किस में मेंबरशिप है, मतलब आईसीआई के मेंबर है कि नहीं, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस उससे देखेंगे। नाउ सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स। तो सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड अप्रोच में क्या है कि एग्जिस्टेंस, एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर एंड क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज अपन यूज करेंगे। तो तीन चीजें हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच में इवेल्यूएट करेंगे अपन इंटरनल ऑडिट फंक्शन को। नाउ डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो नेचर एंड एक्सटेंट क्या है इंटरनल ऑडिटर फंक्शन का? तो नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ बाय इंटरनल ऑडिटर एंड इट्स रेलेवेंस फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर, मतलब जो भी वर्क अपन इंटरनल ऑडिटर से ले रहे हैं उसका रेलेवेंस क्या है एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए। नाउ एक्सटर्नल ऑडिटर शेल मेक ऑल सिग्निफिकेंट जजमेंट्स टू प्रिवेंट अनड्यू यूज, मतलब जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स है वो तो एक्सटर्नल ऑडिटर को ही लेना पड़ेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर शुड बी सफिशिएंटली इन्वॉल्व बिकॉज एक्सटर्नल ऑडिटर हैव द सोल रिस्पांसिबिलिटी, मतलब उसको सफिशिएंटली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब चीज इंटरनल ऑडिटर का यूज कर लो, क्योंकि अगर कुछ भी लोचा हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। देन कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी, अगर the external auditor shall in communicating with TCWG an overview of the planned scope and timing of the audit in accordance with SA 260, communicate how the external auditor has planned to use the work of the internal audit function, मतलब जो भी वो यूज करने वाला है उसको कम्युनिकेट कर लो टीसीडब्ल्यूजी को। तो क्या पॉइंट है? नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क बाय इंटरनल ऑडिटर and its relevance to external auditor. External auditor should make all significant judgments to prevent undue use. External auditor sufficiently involved because external auditor is sole responsibility and communicating with the TCWG. Now, using the work of internal audit function. So, discuss the planned use of its work. तो जो भी है वो कितना कितना यूज करेगा वो बता दो। फिर रीड द रिपोर्ट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जो भी इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट्स बनाए हैं वो पढ़ लो। फिर एडिक्वेसी, एडिक्वेसी अगर वो एडिक्वेट है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? सो प्रॉपरली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज, रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं, sufficient appropriate evidence has been obtained to enable the function to draw reasonable conclusions, and conclusions are appropriate, जो भी conclusions है वो appropriate है कि नहीं, तो उससे अपन adequacy चेक करेंगे लेंगे। नेचर टाइम में नेचर एंड एक्सटेंट कैसे चेक करेंगे? अमाउंट ऑफ जजमेंट, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस क्या है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या है, एंड लास्ट में इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस। तो यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन उसको अपन इवैल्यूएट कैसे करेंगे? तो पहले डिस्कस द प्लान यूज ऑफ इट्स वर्क, रीड द रिपोर्ट्स बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन, एडिक्वेसी देखेंगे वो प्रॉपर्ली प्लान, परफॉर्म, सुपरवाइज एंड रिव्यूड है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट और एविडेंस दे रहा है कि नहीं, कंक्लूजन्स एप्रोप्रिएट है कि नहीं। नाउ नेचर एंड एक्सटेंट कैसे देखेंगे? अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, एंड लास्ट में है इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस। तो ये हो गया अपना इंटरनल ऑडिट फंक्शन का पूरा पूरा चार्ट। Now, direct assistance पे आता है, determining whether internal auditor can be used to provide direct assistance.
देर आर नो सिग्निफिकेंट, तो उसमें क्या है, दो पॉइंट है, देर आर नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर इज सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म प्रपोज वर्क। मतलब नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स, कोई थ्रेट्स नहीं है, नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स एंड इज सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द प्रपोज वर्क। तो इसमें क्या देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देखेंगे इंटरनल ऑडिटर का। फिर फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, अगर कोई क्लोज रिलेशनशिप है कि नहीं। फिर एसोसिएशन विद द डिवीजन और डिपार्टमेंट, उसका कोई खुद का एसोसिएशन है कि नहीं, डिवीजन रिलेटेड पार्टी तो नहीं है। फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, उसका खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं है ना। तो नो सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायस कब नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस देख लेने का। फिर फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, एसोसिएशन विद डिवीजन और डिपार्टमेंट, जो भी डिवीजन और डिपार्टमेंट का अपन कर रहे हैं उसमें उससे कोई उसका एसोसिएशन तो नहीं है। फिर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट वो देख लेंगे। फिर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑडिटर दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर। तो पहले नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट देखेंगे, तो उसमें क्या है, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड evaluation of existence and significance of the threats, evaluation and existence of significant threats, तो वो देख लेंगे। तो तीन चीजें, अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ एक्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स। नाउ शेल नॉट यूज इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, अपन इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट नहीं यूज करेंगे कब कब, व्हाइल इन्वॉल्व व्हाइल मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन द ऑडिट। सिग्निफिकेंट जजमेंट्स अगर बना रहा है तो असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इवैल्यूएटिंग द सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट्स परफॉर्म, इवैल्यूएटिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट्स गोइंग कंसर्न assumption गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है। तो क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट देख लेना कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना है, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म। फिर डिस्क्लोजर्स, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स वो देख लेना के। फिर दो ऐसे वाले ऐसे 540 एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देख लो, इवैल्यूएट द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड ऐसे 570 इवैल्यूएट द एंटिटीज गोइंग कंसर्न। Risk of material statement, sufficiency of test performed, evaluating the appropriateness of management's use of going concern, and significant accounting estimates, and evaluating the adequacy of disclosures. फिर relate to higher assessed risk। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, रिलेट टू द हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर आरएमएम ज्यादा है, असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर यहाँ पे हायर असेस्ड रिस्क, मतलब अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर है तो उसमें उसको इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट नहीं यूज करना। फिर रिलेटेड टू द वर्क विच इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व, मतलब अगर इंटरनल ऑडिटर ने खुद ने ही ये चेक किया है तो उसको मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करना, उसने ही बनाया और उसको ही चेक करने को, उसका ही रिपोर्ट ले लो, तो वो नहीं करना। उसका उसका रिलेटेड टू द वर्क विथ विच इंटरनल ऑडिटर्स हैव बीन इन्वॉल्व, मतलब जिसमें इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व है वो वाला काम अपन को खुद से करने पड़ेंगे, वो डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट पे अपन रिलाई नहीं कर सकते। फिर रिलेटेड टू द डिसीजंस एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डेंस विद दिस, मतलब अगर ऐसे ने प्रोवाइड किया है कि ये डिसीजंस, if ऐसे provides that this decision should be taken by external auditor, नहीं, ये सब डिसीजन एक्सटर्नल ऑडिटर को ही लेना पड़ेगा, तब उसमें इंटरनल ऑडिटर का यूज नहीं कर सकते अपन। सो क्या है, इन्वॉल्व मेकिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट्स। फिर उसमें असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देख लेंगे, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर। फिर रिलेट टू द हायर risk of material misstatement, relate to the work with in which internal auditors have been involved, and relate to the decisions external auditor makes in accordance, relate to the decisions which external auditors make with regard to the essay. Then communicating with TCWG, communicating with TCWG। फिर यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, रिटर्न अग्रीमेंट विद एंटिटी that it will not intervene, return agreement with internal auditor that the information should be kept confidential because it is tied to their objectivity, direct, supervise and review the internal auditor and sufficient in order. So the direction, supervision and review by the is sufficient in order for the action, मतलब जो भी उसने डायरेक्शन सुपरविजन दिया है वो सफिशिएंट है कि नहीं, वो चेक करेंगे यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर में। So this was it, the whole essay 610 using the work of internal auditor.